स्वागत है हमारे सभी प्यारे भाई बहनों मित्रों, आप सभी लोगों का आरके ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग पिछले सेशन में, पिछली कक्षा में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से व्यक्तिवाचक संज्ञा का अध्ययन किए थे। और आज का हमारा टॉपिक होगा जातिवाचक संज्ञा। आज हम सभी लोग जातिवाचक संज्ञा के बारे में विशेष तौर पर अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग जो ये अध्ययन कर रहे हैं संज्ञा का, इस संज्ञा को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। और यहाँ से आप लोगों को जो भी मतलब अच्छे से जो भी कंपटीशन की परीक्षा में आपका प्रश्न आएगा, आप लोग इसको भलीभांति तरीके से कर सकेंगे, है ना। तो पिछले सेशन में जो भी चीज़ आप लोगों को पढ़ाया और बहुत अच्छा लगा, आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़े, शेयर भी किए, लाइक भी किए और कमेंट भी किए। कमेंट में आप लोगों ने लिखा भी था कि सर क्लास इसका रेगुलर चलाइए। क्लास इसका पूरा आपका होगा, ये मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को कि YouTube पर पूरा इस बार हिंदी का जितना भी ग्रामर का है, जितना भी हिंदी का टॉपिक है, चाहे वो आप UPP का एग्जाम दीजिए, दरोगा का एग्जाम दीजिए, या इसके साथ आप TCS का एग्जाम दीजिए, या इसके साथ में आपका टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, मतलब वनडे से जुड़ा हुआ जितना भी एग्जाम है आप इसका एग्जाम दीजिए और आपके सारे क्वेश्चन जो है इसमें अवश्य रूप से आप लोग कर ले जाएंगे, इतना मुझको विश्वास है, ठीक है। और क्यों नहीं करेंगे, जब हम इसके आखिरी तह तक जाएंगे कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा, कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपको इस वीडियो में ना प्राप्त हो। कि आपको हर प्रकार के प्रश्न जो भी चाहे, जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हों या जैसे भी प्रश्न आपके वनडे की परीक्षाओं में बनते हैं, वे सारे क्वेश्चन हम आप लोगों को अवश्य ही करवा देंगे। जैसा कि आप लोग पीछे के सेशन में पढ़ करके आप लोग खुद ही अंदाज लगा लिए होंगे, है ना, कि जो भी आप कोई भी पुस्तक का किसी भी प्रैक्टिस सेट का करिए, आपको अगर उसका उत्तर ना मिले तो फिर आप लोग कमेंट कीजिए कि सर ये चीज़ हम पढ़े और हमको नहीं मिला, तो फिर उसका हम अवश्य ही कोई ना कोई हल निकालेंगे। ऐसा होगा ही नहीं कि आप लोग कोई भी प्रैक्टिस सेट कीजिए या किसी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया और आप ना कर पाए, ऐसा होगा ही नहीं। पहली बात तो यही है कि होगा ही नहीं, और दूसरी बात कहीं अगर कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है तो आप लोग उस क्वेश्चन को जरूर रखिए कमेंट बॉक्स में, हम उसका कोई ना कोई हल आप लोगों को जरूर प्रदान कर देंगे, ठीक है। आइए हम लोग आज के टॉपिक पर चलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। आज हम लोग चर्चा करेंगे किस पर, जातिवाचक संज्ञा पर। संज्ञा के हमने 5 भेद आप लोगों को बताए थे कि संज्ञा के अगर मुख्यतः बात करें तो मुख्य रूप से संज्ञा के 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार की होती है। और यह संज्ञा का प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है ना। जातिवाचक संज्ञा, आइए आज हम लोग अध्ययन करेंगे जातिवाचक संज्ञा पर। जातिवाचक संज्ञा हमने आपको एक सबसे साधारण तरीका बता दिया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है। उसी तरह से स्थानवाचक में केवल स्थान विशेष का बोध होता है, इसी से आपका व्यक्तिवाचक बनता है। किसी विशेष स्थान का बोध होने पर, किसी का नाम होने पर, है ना, किसी भी चाहे किसी भी चीज का आप नाम लेंगे, नाम लेने पर हमेशा आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा होगा। और संज्ञा में किसी विशेष का अगर नाम लेंगे तो वहां पर आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। एक प्रश्न हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोगों का आया हुआ था कि सर मान लीजिए हुदहुद हो तो क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी तूफान की बात करेंगे, बाढ़ की बात करेंगे, या कोई भी अगर अभी हम जातिवाचक संज्ञा में आपको आगे बताएंगे, यदि हम उसका नाम जैसे बाढ़ केवल कह दिए, केवल नाम में तूफान कह दिए, केवल नाम में जो है कोई भी किसी प्रकार की घटनाक्रम का नाम ले लिए, तो घटनाक्रम का नाम लेने पर सदैव हमेशा जातिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन उस घटना का कोई विशेष नाम दे दिया जाए तो वहां पर हमेशा क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे हुदहुद शब्द जो है, तो हुदहुद शब्द एक नाम है, और नाम होने के कारण एक तूफान का नाम है, और तूफान का नाम दिया जाने का विशेष रूप से नाम दिया गया, इसलिए विशेष रूप से नाम दिया जाने के कारण यहाँ पर जो होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जहाँ केवल तूफान कह दिया जाएगा वहां पर जातिवाचक हो जाएगा, तथा जहाँ तूफान का नाम ले लिया जाएगा वहां पर आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। हमने आपसे कहा था कि सबसे सरल तरीका आपका जातिवाचक और व्यक्तिवाचक का नाम लेने पर है, आप एक नाम ले लीजिए, केवल नाम ले लीजिए कि उसको बुला लीजिए। आप कहिए कि हुदहुद चले आओ, तो हुदहुद में केवल एक तूफान आपके पास आने की से आएगा तो नहीं, लेकिन आप उसका नाम लीजिए कि यदि मैं इसको बुलाता तो कितने चले आते। तो आप कहेंगे हुदहुद का मतलब केवल एक तूफान जो आया हुआ था वही आएगा। लेकिन यदि आप तूफान कह देंगे तो तूफान प्रतिवर्ष या समय समय पर आता रहता है, घटनाएं प्राकृतिक रूप से होती रहती हैं,
तो प्राकृतिक घटनाएं जितनी भी होती हैं, अब एक घटना को बुलाएंगे, सारी घटनाएं चली आएंगी तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आइए हम लोग इसका विशेष तौर पर अध्ययन करेंगे कि जातिवाचक संज्ञा कहाँ पर होती है। तो इसको आप नोट भी करेंगे। पिछले सेशन में देखिए वीडियो थोड़ा सा लेट इसलिए हम डालते हैं ताकि आप लोगों का कंप्लीट होता रहे, आप लोग अच्छी तरीके से इसको पढ़ते रहें। बाकी इस चीज से एकदम आश्वस्त रहिए आप लोग कि आप लोगों का हिंदी जो होगा वो यूट्यूब पर पूरा नहीं होगा। ये पूरी तरह से मैं कंप्लीट करूंगा, इसको मैंने ऑलरेडी आपको पहले से ही वादा किया है कि मैं इसको कंप्लीट करूंगा। और आप लोगों को याद है कि मैं जो कहता हूँ उसका वैसे ही कोशिश करता हूँ कि उसको पूरा कर दूँ, और कोशिश है आगे भी इसको मैं अवश्य ही आपका यूट्यूब चैनल पर इसको पूरा करूँगा। ठीक है, आप लोग जो लोग भी इसको पढ़ते हैं वो लोग आप लोग बराबर इसको पढ़ा कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जो ही मैं इसको यहाँ से अपलोड करूँगा तो वहीं आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाया करेगी। जो लोग सब्सक्राइब नहीं हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, लोग सब्सक्राइब कर लें इसको, ताकि नोटिफिकेशन उनको अपलोड करने के बाद तुरंत प्राप्त हो जाए, है ना। आइए देखिए, तो हम लोग बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा कहाँ पर होगी, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं जिस संज्ञा पद द्वारा, जिस संज्ञा पद के द्वारा, जिस संज्ञा पद के द्वारा या जिस संज्ञा के द्वारा हम लोग स्पष्ट रूप से कहेंगे वस्तु या व्यक्ति के, वस्तु या व्यक्ति की विशेष जाति का बोध होता है, विशेष जाति का बोध होता है, वहां जातिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा होती है। तो जहां जिस संज्ञा पद के द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति के विशेष जाति का बोध होता हो, वहां पर हमेशा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। साथ ही आप लोगों का ऑफलाइन यूपीपी का बैच स्टार्ट हो चुका है, और जो भी लोग इच्छुक हों वे लोग अपना क्लास ले सकते हैं, है ना। आइएगा देखिएगा, बहुत कम शुल्क रखे हैं ताकि आप लोग भलीभांति तरीके से जो है पद शुल्क कितना रखा गया है कि इस जो कोचिंग संस्थान है इसका किराया भाड़ा या खर्च मेंटेन किया जा सके। बाकी आप लोगों की सेवा में सदैव कोचिंग तत्पर है कि आप लोग जरूर किसी न लक्ष्य को जरूर प्राप्त करें, इसलिए यह कोचिंग हमेशा आपके लिए तत्पर रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। आप ध्यान देंगे कि कहाँ कहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है, आप इसको नोट करें, इसको फिर हम बताते हैं कहाँ कहाँ पर होगी। तो देखिएगा जातिवाचक संज्ञा किस किस स्थान पर होगी और कब हम कहेंगे कि जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर है, तो इसको आप लोग नोट करके रखेंगे। ध्यान रखिएगा कि जातिवाचक संज्ञा कहाँ कहाँ पर होगी। एक चीज तो याद रखिएगा कि जातिवाचक संज्ञा का हमेशा याद रखिएगा कि जातिवाचक संज्ञा नस्वर होते हैं, है ना, अर्थात अनस्वर होते हैं। जातिवाचक संज्ञा पद, जातिवाचक संज्ञा पद सदैव अनस्वर होते हैं। अनस्वर का मतलब होता है जिसको समाप्त ना किया जा सके, अनस्वर होते हैं, अनस्वर होते हैं। ठीक है। दूसरी बात ध्यान में रखिएगा कि जातिवाचक संज्ञा का बहुवचन बनाया जा सकता है। जातिवाचक संज्ञा का बहुवचन, जैसे पक्षी है तो पक्षियों हम कह सकते हैं, पशु है तो पशुओं हम कह सकते हैं। जैसे हमने बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता, लेकिन जातिवाचक संज्ञा का बहुवचन होता है क्योंकि इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा वह होती है जिसका बहुवचन बनाया जा सके। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, जातिवाचक संज्ञा को बदला नहीं जा सकता। जातिवाचक संज्ञा को परिवर्तित या कह सकते हैं बदला नहीं जा सकता, नहीं जा सकता है। जैसे कोई मनुष्य जाति का है, जैसे कोई मनुष्य जाति का है तो इसको हम लोग पशु की जाति नहीं बना सकते हैं, नदी की जाति नहीं बना सकते हैं, है ना। कोई नदी है जिसको हम पहाड़ नहीं कह सकते हैं,
कोई पहाड़ है तो इसको हम नदी नहीं कह सकते हैं, कोई समुद्र है तो उसको हम झील नहीं कह सकते हैं, झील है तो उसको हम समुद्र नहीं कह सकते हैं। कहने का मतलब यह हो गया कि जातिवाचक संज्ञा में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो वह होती है वही हमेशा होती है, इसमें कोई भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो ये तीन चीज आप लोग ध्यान में रखिए। जातिवाचक संज्ञा हमेशा अनस्वर होते हैं, जातिवाचक संज्ञाओं का बहुवचन बनाया जा सकता है, कोई भी जातिवाचक संज्ञा है तो इसका बहुवचन हम लोग बना सकते हैं, और जातिवाचक संज्ञा को कभी भी परिवर्तित या बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, आइए हम लोग देखें कहाँ कहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। आप लोग नोट करें इसको। आइए हम लोग देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा कहाँ पर होती है। पदों का नाम होने पर, ध्यान रहे, पदों का नाम होने पर, जहां पर पदों का नाम आ जाए वहां पर जातिवाचक संज्ञा होगी। जहां पशुओं का नाम आ जाए, पक्षियों का नाम आ जाए, फलों का नाम आ जाए, वृक्षों का नाम आ जाए, जातियों का नाम आ जाए, वस्तुओं का नाम आ जाए, प्राकृतिक आपदाओं का नाम आ जाए, हमारे आपके संबंध का नाम आ जाए, तो ऐसे स्थानों पर हमेशा जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, पदों के नाम में जैसे शिक्षक हो गया, ठग हो गया, चोर हो गया, प्रोफेसर हो गया, पुलिस हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, ये सब स्थानों पर हमेशा क्या होता है, तो पदों का नाम होने पर हमेशा जातिवाचक संज्ञा होती है। चलिए इसको नोट भी कर लिया जाए। जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इसके साथ प्रोफेसर, शिक्षक, वकील, चोर, ठग, है ना, इत्यादि। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमेशा पदों का नाम होने पर, किसी भी पद को आप प्राप्त करते हैं, दारोगा, पुलिस, है ना, एसपी, ये सब मतलब जो भी पद का नाम हम लेंगे तो पदों का नाम लेने पर सदैव क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, पशुओं का नाम होने पर, पशुओं का नाम होने पर, जहां पशुओं का नाम होगा वहां हमेशा क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरण, शेर, चीता, भालू, कुत्ता, डाट डाट डाट, यह सब होने पर हमेशा क्या हो जाएगा, जो भी पशुओं का नाम, चाहे वह जंगली जानवर हो या सामान्य पालतू पशु हो, हमेशा इनका नाम होने पर क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। पक्षियों का नाम होने पर, ध्यान रहे, पक्षियों का नाम होने पर क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। पक्षियों के नाम में जैसे मोर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तोता, इसके साथ सारस, या उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस, इसके साथ मैना, एक कबूतर इत्यादि, ये सभी होने पर हमेशा क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तोता, हम आपने कहा ना कि एक बुलाइए सभी चले आए, आप कहिए तोता इधर आओ तो तोता सभी क्या होंगे, झुंड बना करके चल देंगे कि भैया हमको बुलाएं, कि हमको बुलाएं, कहेगा हमको बुलाएं, कहेगा हमको बुलाएं, तो जो उसको बुलाएंगे आप, तो बुलाने पर अगर एक को बुलाए सभी चले आए, तो सभी चले आने पर हमेशा क्या होता है, पक्षियों का नाम होने पर हमेशा क्या होता है, आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पर पढ़ते हैं आगे। आप लोग साथ ही साथ इसका नोट्स बनाते रहिए अथवा इसके साथ इसका लेते रहिए, और सेशन पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए। आइए आगे देखते हैं। तो पदों का नाम होने पर, पशुओं का नाम होने पर, पक्षियों का नाम होने पर हमेशा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जहां से आपका प्रश्न बने और आपको इस वीडियो में इसका उत्तर ना मिल जाए। हर प्रश्न का उत्तर आपका इस वीडियो में मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ देखिए, फलों, जातियों का नाम होने पर, जातियों का नाम, अब जातियों का नाम होने पर कैसे होगा, जैसे मनुष्य क्या है, जाति है, जैसे मनुष्य जाति, पशु जाति, इसके साथ पक्षी जाति, ये शब्द होने पर, स्वयं या शब्द होने पर हमेशा क्या होगा, जातियों का नाम होने पर जातिवाचक संज्ञा
हो जाएगा। इसके साथ फलों का नाम होने पर जैसे आम का फल, आम, अनार, अमरूद, सेब, केला इत्यादि। डॉट डॉट डॉट। किसी भी फल का आप नाम लेंगे, अंगूर, अनानास, किसी भी फल का नाम आप लेंगे, हमेशा फलों का नाम होने पर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। वृक्षों का नाम होने पर जातिवाचक संज्ञा होगा। किसी भी वृक्ष का आप नाम ले लीजिए, जैसे आम का वृक्ष। अब आम का वृक्ष, भैया आप बुलाएंगे, आप ये आम के वृक्ष इधर चले आओ, सभी आम के वृक्ष इधर चले आएंगे, है ना। तो आम का वृक्ष। इसी तरह से देखिए, बबूल का वृक्ष, नीम का वृक्ष, डॉट डॉट डॉट। तो वृक्षों के नाम होने पर हमेशा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। इसके साथ और देखिए कहाँ पर होगा? वस्तुओं का नाम होने पर। वस्तुओं का नाम, जब कभी हम लोग वस्तुओं का नाम लेते हैं तो वस्तुओं का नाम लेने पर हमेशा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। जैसे वस्तुओं का कोई भी नाम ले, जैसे मेज, इसी तरह से कुर्सी, इसी तरह से घड़ी, पंखा इत्यादि। यह सभी होने पर क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके साथ और देखिए, जैसे इसको हम आगे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अथवा नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए फटाफट। तो जातियों का नाम होने पर, जैसे मनुष्य एक जाति है, पशु एक जाति है, पक्षी एक जाति है, तो जातियों का नाम होने पर सदैव क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। फलों का नाम होने पर, जैसे आम, अनार, अमरूद, सेब, केला, अनानास, संतरा, अर्थात जितने भी फलों के नाम है सबके सब क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा होते हैं। वृक्ष शब्द स्वयं क्या है? एक जाति है। वृक्ष शब्द स्वयं एक जाति है, अर्थात वृक्षों का नाम होने पर हमेशा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। वस्तुओं का नाम होने पर, जैसे मेज, कुर्सी, घड़ी, है ना, इत्यादि जितने भी ये वस्तुएं होती हैं, सभी वस्तुओं का नाम होने पर सदैव क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। आगे नेक्स्ट देखिए। इसके बाद देखिए, प्राकृतिक आपदाओं के नाम। प्राकृतिक आपदाओं या घटनाओं के नाम, कोई भी प्राकृतिक आपदा या घटना का नाम होता है, लेकिन यह ध्यान रहे इस बात का कि कोई विशेष नाम ना दिया गया हो। जैसे सुनामी लहर कह दिया गया तो सुनामी लहर उसका नाम दे दिया गया, व्यक्तिवाचक हो जाएगी। हुदहुद कह दिया गया, हुदहुद उसका क्या होगा? एक विशेष नाम दे दिया गया, इसलिए यहाँ पर हुदहुद होने पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो प्राकृतिक आपदाओं का नाम होने पर, जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान, आंधी इत्यादि होने पर क्या हो जाएगा? आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके साथ देखिए, संबंधों का नाम होने पर, हमेशा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे भाई, बहन, मित्र। लेकिन अगर ध्यान रहे, मित्र मंडली अगर हम कह देंगे तो मित्र मंडली होने पर क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। परंतु केवल मित्र शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो मित्र शब्द होने पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह से मामा, चाचा इत्यादि होने पर हमेशा क्या हो जाता है? तो जितने भी रिश्तेदारों के संबंध हैं, ये सभी रिश्तेदारियों के संबंध हमेशा क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है, इसमें जातिवाचक संज्ञा होगी। इसको नोट कीजिए। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है और आप लोग भलीभांति तरीके से इसको पढ़ भी रहे हैं, है ना। अब इसमें से कहीं से भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जातिवाचक संज्ञा इसमें कौन सी होगी, तो आशा नहीं विश्वास है कि आप लोग बड़े आराम से जातिवाचक संज्ञा को निकाल सकेंगे। इतने स्थानों पर हमेशा क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। आइए हम लोग नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं, समूहवाचक संज्ञा। आइए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा।
कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो परीक्षा में पूछा जाए और आपको हमारी कक्षा में इस सेशन में ना मिले, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। आइए हम लोग तीसरा भेद इसका पढ़ेंगे, समूहवाचक संज्ञा। सबसे पहले जान लीजिए कि समूहवाचक संज्ञा को और किस नाम से जानते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा को और भी नाम दिया जाता है, इसके अन्य नाम क्या हैं? तो समूहवाचक संज्ञा को और भी नामों से जानते हैं, जैसे समुदायवाचक संज्ञा, इसे ही क्या कहा जाता है? समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे ही और क्या कहा जाता है? इसे समुच्चयवाचक संज्ञा कहते हैं, समुच्चयवाचक संज्ञा पद। तो समूहवाचक संज्ञा को अन्य दो नामों से भी जाना जाता है, समुच्चयवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा। और इसके साथ देखिए कि समूहवाचक संज्ञा कहाँ पर होती है। बहुत ही बेहतरीन चीज बताऊंगा आपको आज मैं, समूहवाचक संज्ञा को पहचानने का तरीका। कैसे आप जान जाएंगे कि समूहवाचक संज्ञा है? क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां से हमको लगता है कि यह केवल एक वचन का बोध करा रहा है, परंतु वहां पर जाने के बाद जब उसका हम अर्थ निकालते हैं तो हमको पता चलता है अरे ये तो बहुवचन का बोध करा रहा है, और बहुवचन के साथ साथ एक समूह का बोध करा रहा है। तो समूह का बोध होने पर हमेशा क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा होती है। इसको नोट कर लिया जाए फट से। जिस संज्ञा से या जिस संज्ञा पद से आप कह सकते हैं, जिस संज्ञा से गणितीय वस्तुओं का तात्पर्य गणना की जाने वाली वस्तुओं या समूह का बोध होता है, वहां समूहवाचक संज्ञा होती है। वहां समूहवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। वहां हमेशा कौन सी संज्ञा होती है? तो समूहवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। जहां पर हम गणितीय वस्तुओं जिसकी गणना की जा सके, जिसको गिना जा सके, वहां पर हमेशा क्या होती है? समूहवाचक संज्ञा होती है। और समूहवाचक संज्ञा हमेशा किसका बोध कराती है? किसी समूह का ही बोध कराती है। इसलिए ऐसे स्थानों पर हमेशा क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा होता है। या हम लोग कह सकते हैं कि जिस संज्ञा पदों के द्वारा वस्तुओं या किसी प्राणियों का, ध्यान रखिएगा, जिस संज्ञा पदों के द्वारा वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है, वहां पर हमेशा समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। आइए देखेंगे जैसे कहाँ पर होते हैं। इसका उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, इसलिए उदाहरण को जरूर नोट करके रखिएगा। सीधा उदाहरण पूछा जाता है इसका कि निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा होगा, है ना। तो ऐसे स्थानों पर हम थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यहाँ पर होगा कि नहीं होगा। इसलिए मैं ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे उदाहरण आपको दूंगा जहाँ से आप एकदम स्पष्ट हो जाएंगे। कठिन से कठिन अगर प्रश्न बनेगा, प्रश्न पत्र अगर कठिन से कठिन आपका बना, तो भी आप उसको सरल और सरलता पूर्वक आप उसको हल करके ही आएंगे, ठीक है। आइए, जो आज तक का रिकॉर्ड बना है वह रिकॉर्ड आप लोग भी अवश्य ही बना करके आएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है आप लोगों के ऊपर। देखिए जैसे सेना समूहवाचक शब्द है। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे सेना, मंडली, है ना। जैसे मंडली और मित्र मंडली हो गया, तो हमेशा वहां पर क्या हो जाएगा? समूहवाचक। जैसे परिवार, और जैसे समाज किसका बोध कराता है? समूहवाचक का। जैसे मेला, है ना। जैसे चौराहा, चार राहों का समूह, चौराहा में क्या हो जाएगा? आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। और देखिए जैसे पुस्तकालय, इसी तरह से जैसे कक्षा के साथ में जैसे और भी चीजें आपका, जैसे संघ, इसी तरह से मेला, कई बार पूछा गया, मेला इंपॉर्टेंट है आपका, मेला। इसी तरह से देखिए गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा, है ना। कहते हैं कि गुच्छा मतलब समूह, अंगूर का गुच्छा अर्थात अंगूर का क्या? समूह। इसी तरह से क्या? कुंज। जैसे पुंज का मतलब होता है जिसमें प्रकाश का समूह, है ना, जिसमें क्या? प्रकाश का समूह।
जैसे प्रकाश की लौ निकलती है, दीपक निकलती है, किरणें निकलती हैं, है ना। आप लोगों ने तो अवश्य ही पढ़ा होगा, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। तो जहां पर किरणें निकलती हैं और किरणें समूह के साथ निकलती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहा जाता है। इसी के साथ जैसे गुरुस, ध्यान रखिएगा, गुरुस, गुरुस क्या होता है, गुरुस ठोस वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं, ध्यान रखिए, मैं यहाँ नोट भी कर देता हूँ। ठोस वस्तुओं के समूह, ठोस वस्तुओं के क्या समूह, तो ठोस वस्तुओं के समूह, ठोस वस्तुओं के समूह को हमेशा क्या कहा जाता है, गुरुस कहा जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरुस कहते हैं। जहाँ ठोस वस्तुओं का समूह होता है उसे गुरुस कहा जाता है। और इसी तरह से देखिएगा, जैसे घौध, घौध, घौध का मतलब जानते हैं, घौध, घौध का मतलब होता है जैसे छोटे बड़े फलों का समूह। जैसे आप लोग जानते हैं, ऐसे केला को हम लोग सामान्य भाषा में घारी शब्द का प्रयोग करते हैं ना, केला की घारी। तो जो घारी शब्द है उसको हम लोग घौध कहते हैं, अर्थात केला का जो समूह होता है, गुच्छा होता है, उसे घौध कहा जाता है। तो केला का घौध अर्थात छोटे बड़े फलों का समूह, क्या, छोटे बड़े फलों का समूह। अब देखिए यहाँ से दो प्रकार का प्रश्न बनता है आपका। एक तो पूछेगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और इसमें अगर आपसे पूछा कि ठोस वस्तुओं के समूह को कहा जाता है, एक शब्द में कहा जाता है, तो आप कहेंगे गुरुस कहा जाता है। इसी तरह से पूछ सकता है निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा होगा, तो गुरुस एक समूहवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि यह ठोस वस्तुओं का समूह है। उसी तरह से घौध, घौध जो होता है छोटे बड़े फलों का समूह, और यह छोटे बड़े फलों के समूह को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है, इसे घौध कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से और भी देख लीजिए, इसको मिटाएं तो फिर आपको बताएं, है ना। आप लोग नोट कर रहे हैं, इसको नोट कीजिए फटाफट। तो देखिए, सेना होने पर, मंडली होने पर, परिवार होने पर, समाज होने पर, चौराहा होने पर, पुस्तकालय होने पर, कक्षा होने पर, संघ होने पर, मेला आने पर, गुच्छा होने पर, कुंज होने पर, पुंज होने पर, गुरुस होने पर, घौध होने पर, इसी के साथ गण होने पर, मंत्रिमंडल होने पर, मंत्रिपरिषद होने पर, इसी तरह से देखिए जो है बाजार होने पर, यह सब हमेशा क्या होता है, हमेशा ये सब समूहवाचक संज्ञा होता है। आइए आगे और दो तीन एग्जाम्पल आपको देते हैं, ताकि आपकी परीक्षा में आए और आप लोग केवल उदाहरण पढ़ करके जाएं और उस पर क्लिक करके आए और आके मुस्कुराते हुए कहें कि सर जी मेरा तो एकदम सही हुआ, मुझको प्रश्न पढ़ने की भी बहुत आवश्यकता नहीं हुई, जैसे ही मैंने देखा समूहवाचक वैसे ही मुझको याद आ गया कि घौध एक समूहवाचक संज्ञा है, गुरुस एक समूहवाचक संज्ञा है। और आगे देखिए, जैसे झुंड, जैसे झुंड हो गया, टोली हो गया, गण हो गया, जैसे शिक्षक गण हम लोग लगाते हैं, वृंद हो गया, है ना। जैसे पक्षियों के समूह को क्या कहते हैं, पक्षी वृंद कहते हैं। तो वृंद को क्या कहते हैं, वृंद होने पर क्या हो जाएगा, आपका समूहवाचक संज्ञा होगा। और इसके बाद देखिए, जैसे परिषद हो गया, है ना, परिषद, कोई भी परिषद अगर उसके साथ लगा, जैसे मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद, परिषद होने पर हमेशा आपका क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी तरह से जैसे मंत्रिमंडली, मंत्रिमंडली, मंत्रिमंडली होने पर क्या हो जाएगा, आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। मंडल, कोई क्षेत्र का जो मंडल बनता है वह भी हमेशा क्या होता है, तो हमेशा ये आपका हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, आशा करता है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे और समूहवाचक संज्ञा होने पर आप कभी भी इसको गलत नहीं करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट तरफ पढ़ते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा की तरफ। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन दबाइए और ग्रुप में कमेंट कीजिए कि हाँ सर समझ रहे हैं हम लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। आप लोग इतनी मेहनत से पढ़ाता हूँ आप लोगों को, और आप लोग भी जो है इसको अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, है ना। तो कम से कम इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं कि एक कमेंट कर दें कि हाँ सर समझ में आ रहा है, या कोई इसमें गलती हो रही है जो आप देख नहीं पा रहे हैं, कम से कम उस पर ध्यान दें। ऐसी सारी चीज़ें यदि आप कमेंट करेंगे, या अगर पढ़ने में आपको सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप लोग उसको भी कमेंट कीजिए कहाँ पढ़ने में हम लोगों को अच्छा लग रहा है।
है ना, लाइक का बटन दबाइए, ताकि हमारा भी मनोबल और विश्वास दोनों बढ़ा रहे कि आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं और आप लोगों को अच्छा लग रहा है। अतः हमको और भी मेहनत के साथ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। प्रयास हमारा यही है कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इसको पढ़ें, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ लाइक करने के लिए, क्योंकि मैं एक न्यूटन का नियम आप सभी लोग भी पढ़े होंगे, न्यूटन का प्रथम नियम, ठीक है, कि कोई भी वस्तु तभी क्रियाशील होती है जब उस पर कोई बाह्य बल आरोपित किया जाए, है ना। जब कोई वस्तु, इसकी सामान्य परिभाषा है कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में रहती है तो विरामावस्था में ही रहने का प्रयास करती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना कर दिया जाए। उसी तरह से छात्र जीवन होता है ना। छात्र जीवन होता है, जीवन होता है, किसी भी कार्य को करने के लिए उस पर बल लगाना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि बल लगाने पर वस्तु और भी क्रियाशील होती है। हम आप लोगों पर बल लगाते हैं कि आप लोग मेहनत से पढ़िए, तो आप लोगों का भी यह कर्तव्य है कि आप लोग भी थोड़ा अपने मोबाइल पर बल लगा दें, ताकि हमको भी इस चीज का एहसास हो कि आप लोग बल का प्रयोग कर रहे हैं, अतः मुझे और भी क्रियाशील होना चाहिए, है ना। आइए, पदार्थवाचक संज्ञा कहाँ पर होगी, आइए देखते हैं इसको। तो पदार्थवाचक संज्ञा कहाँ पर होती है, आप लोग इंग्लिश में पढ़ते होंगे मटेरियल नाउन, है ना, धातुवाचक संज्ञा, इसको धातुवाचक संज्ञा भी कहते हैं। परंतु यह जब हिंदी में आ जाती है तो हिंदी में आने पर इसका कई स्थानों पर पदार्थवाचक बोध होने लगता है। आइए हम लोग एक एक पॉइंट, इसका निचोड़ पॉइंट देखते हैं कि कहाँ पर पदार्थवाचक संज्ञा और कब और किस दशा में पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो जिस संज्ञा पद से, जिस संज्ञा पद द्वारा, जिस संज्ञा पद के द्वारा पदार्थ का बोध होता है, पदार्थ का बोध होता है, जिस संज्ञा पद के द्वारा पदार्थ का बोध होता है उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, तो पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो जिस संज्ञा पद के द्वारा पदार्थ का बोध होता है उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। और पदार्थवाचक संज्ञा कहाँ कहाँ पर होती है, आइए हम लोग उसकी विशेषताओं पर ध्यान देंगे। कहाँ कहाँ पर होती है, पहली पहचान तो इसकी यह होती है कि जिसे गिना ना जा सके, जिसकी गिनती ना हो, नगण्य हो, है ना। इसको हम लिख सकते हैं कि पदार्थवाचक संज्ञा पद, ये पद हमेशा, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ये पद हमेशा, ध्यान रखिएगा इनकी हम गिनती नहीं कर सकते, इनकी काउंटिंग नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं, है ना। ये पद हमेशा गण्य नहीं होते हैं, गण्य नहीं होते हैं। अर्थात हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, अर्थात गिना नहीं जा सकता। जैसे अर्थात गिना नहीं जा सकता, जैसे अगर हम बात कर दें कि पानी, है ना, जल आप लोग ले लीजिए, जरा हमको गिन करके बता दीजिए कि जल में जो है गिन कर बता दीजिए, नहीं जल को नाप करके बता दीजिए, आप नहीं कर पाएंगे। तो जिसको गिना ना जा सके, जिसकी काउंटिंग ना की जा सके, वे सब गण्य नहीं है, अर्थात जिनको गिना ना जा सके, ऐसे को हम क्या कहेंगे, पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे, अर्थात गिना नहीं जा सकता। तो जिसे गिना ना जा सके उसे हमेशा क्या कहेंगे, पदार्थवाचक संज्ञा। एक प्रश्न आपका पूछा जाएगा कि पदार्थवाचक संज्ञा होती हैं, गण्य होती हैं, अगण्य होती हैं, है ना, अथवा दोनों होती हैं, अथवा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग कहेंगे कि इनको हम गिन नहीं सकते हैं, इनको कभी गिना नहीं जा सकता, इनकी काउंटिंग नहीं की जा सकती, स्वाभाविक रूप से क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा है। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखिएगा, जिस संज्ञा पद के द्वारा ऐसा प्रतीत हो कि शरीर की क्रियाएं संचालित होती हैं, तो शारीरिक क्रियाएं संचालित कराने वाले संज्ञा पद, शारीरिक क्रियाएं संचालित कराने वाले क्रियापद, संचालित कराने वाले क्रियापद हमेशा क्या होते हैं, क्रिया वाले पद हमेशा क्या होते हैं, तो ध्यान रखेंगे पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे भोजन ले लिए,
तो भोजन यदि आप करेंगे तो आपसे भोजन करने से शरीर का सभी अंगों का संचालन होता है ना। पानी पीते हैं, पानी से ही हमारे शरीर को जो है समस्त अंगों को संचालित करने के लिए एक नई एनर्जी प्राप्त होती है, ठीक है, या एक सभी तत्व हमको प्राप्त होते हैं। तो जो ये सब प्राप्त होते हैं, ये सब क्या करते हैं, शरीर की क्रियाओं को संचालित कराने में हमारी मदद करते हैं। तो शरीर की क्रियाओं को संचालित कराने में मदद करने वाले समस्त तत्व क्या कहलाते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। आगे आइए, और क्या चीज याद रखेंगे, पदार्थवाचक संज्ञा का, पदार्थवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता। ध्यान रखेंगे, इसका बहुवचन नहीं बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं, इससे महत्वपूर्ण पॉइंट आप जो है पढ़ेंगे, बहुत सी किताबों का अध्ययन करेंगे तभी जाकर के मिल पाएगा, है ना। स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि इनका पदार्थवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है। जैसे अगर हम पानी शब्द कहें तो आप पानियों नहीं कह सकते, पानीय नहीं कह सकते, अर्थात पानी का बहुवचन नहीं होता है। जैसे आप भोजन करते हैं तो भोजन करते हैं तो भोजन क्या है, तो भोजनों या भोजने, आप भोजनाएं नहीं कह सकते हैं, है ना तो भोजनों कह पाएंगे, ना तो भोजनाएं कह पाएंगे, ना तो भोजने कह पाएंगे। अतः भोजन भोजन होता है, इसलिए भोजन का बहुवचन नहीं होता। तो जिन शब्दों का ऐसे संज्ञा पद जो बहुवचन ना बनाते हों, या स्पष्ट रूप से आप कह सकते हैं कि पदार्थवाचक संज्ञाओं का कभी भी बहुवचन नहीं बनता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, ठीक है, आप लोग नोट करिए इसको। और कहां पर होते हैं, गैसीय पदार्थ होने पर, गैसीय पदार्थ होने पर हमेशा पदार्थवाचक संज्ञा होती है। जहां पर गैसीय पदार्थ हो, जैसे ऑक्सीजन क्या है, गैस है, इसी तरह से हाइड्रोजन क्या है, गैस है, नाइट्रोजन गैस है, कार्बन एक गैस है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये आपकी क्या है, गैस है। तो गैसीय पदार्थ कोई भी हो, है ना, एलपीजी गैस जो आपके घरेलू घर में सिलेंडर में भरी जाती है, उसमें एलपीजी गैस होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो कोई भी गैसीय पदार्थ होने पर, जहां पर भी गैस है, तो गैस होने पर हमेशा क्या हो जाएगा, ये पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी तरह से देखिएगा, धातुओं का नाम होने पर, धातुओं का नाम होने पर, तो धातुओं का नाम होने पर सदैव क्या होता है, हमेशा पदार्थवाचक संज्ञा होता है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, टिन, तांबा, है ना। तो जहां पर भी धातु होगी, धातु होने पर हमेशा क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा होती है। इसके जस्ट बाद हम लोग देखते हैं आगे, खाने पीने की समस्त वस्तुएं, खाने पीने की समस्त वस्तुएं हमेशा क्या होती हैं, धातुवाचक। जब भी आप खाना खाने बैठिए, पानी पीजिए, खाना खाइए, तो हमेशा आप एक ही शब्द कहिए कि धातुवाचक संज्ञा है इसमें। आपको कभी भी याद करने की जरूरत नहीं है, खाते रहिए, पीते रहिए, धातु धातु करते रहिए, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगी, पदार्थवाचक संज्ञा होगी। जैसे पानी पीते हैं, शराब, है ना, तो शराब पर भी क्या हो जाएगा, ये पीने की वस्तु है, और पीने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, पदार्थवाचक संज्ञा। पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, है ना, ये सब हमेशा क्या होती हैं, पदार्थवाचक संज्ञा होती है। इसी तरह से ध्यान रहे, लेकिन अगर जैसे हम पहले रोटी भी खाते हैं, तो रोटी शब्द जो है, जो अगर रोटी शब्द की बात करेंगे तो जातिवाचक संज्ञा होगी, है ना, परंतु जो भोजन होगा या क्या कहलाएगा आपका, यह आपका पदार्थवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे घी, तेल, जिसको गिना ना जा सके, हमने पहले बता दिया कि जिसकी काउंटिंग ना की जा सके, रोटी आप गिन सकते हैं, है ना, घी को आप गिन करके दिखाइए, तेल को आप गिन करके दिखाइए, क्या गिन लेंगे, आप नहीं गिन पाएंगे। तो जिसको गिना ना जा सके, इसी तरह जैसे पनीर, पनीर का टुकड़ा काट कर आप गिन सकते हैं, परंतु पनीर को नहीं गिन सकते हैं, इसलिए जो गिना ना जा सके वह हमेशा क्या होती है, पदार्थवाचक संज्ञा होती है। इस बात पर गौर कीजिएगा। आटा, चावल,
गेहूं, चना, दाल, मटर इत्यादि, ये सभी क्या होती हैं? जातिवाचक संज्ञा होती हैं। इस तरह से आपका गैसीय पदार्थ होने पर हमेशा पदार्थवाचक संज्ञा होगा, धातुओं का नाम होने पर हमेशा पदार्थवाचक संज्ञा होगा, खाने पीने की समस्त वस्तुएं रोटी को छोड़कर, क्योंकि रोटी में जातिवाचक संज्ञा है, रोटी को काउंट किया जा सकता है, गिना जा सकता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। परंतु अगर आटा की बात करेंगे तो आटा क्या है? एक पदार्थवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया। अगला सेशन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हम आप लोगों को भाववाचक संज्ञा बताएंगे, और भाववाचक संज्ञाओं में सामान्य रूप से आप लोग तमाम ट्रिकें पढ़ते हैं कि धातु जो भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक को महसूस किया जा सकता है, तो भाववाचक में प्रत्यय लग जाता है। हम आपको इसका पूरा निचोड़ विखंडन करके बताएंगे कि तमाम ऐसी संज्ञाएं हैं, बहुत सी ऐसी संज्ञाएं हैं जिनमें प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, परंतु भाववाचक संज्ञा होती है। बहुत ही अच्छा सेशन आपका होगा, आप लोग उसमें जरूर रहिएगा, और उसको बहुत मेहनत से आप उसको जो है पढ़ करके ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, और आशा नहीं विश्वास है कि आप लोग प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से हल करेंगे। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन आपका समाप्त होता है, फिर आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में। ठीक है, आप लोगों का दिन शुभ रहे, धन्यवाद।